जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। इंडिया के अंदर हर व्यक्ति का सेविंग बैंक अकाउंट है, जो कि दोस्तों एक नहीं, दो नहीं, पांच नहीं, 10 सेविंग अकाउंट रखते हैं। आजकल तो प्राइवेट बैंक, गवर्नमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक के अलावा पेटीएम पेमेंट बैंक वगैरह, पोस्टल पेमेंट बैंक है, न जाने कितने तरह के ऑप्शन आ गए हैं। लेकिन जब भी आप अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको अपना पैन कार्ड देना पड़ता है, आपको अपना आधार कार्ड KYC करवानी पड़ती है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं 1/4/2025 से आपका नया फाइनेंशियल ईयर 25-26 स्टार्ट हो चुका है। काफी सारे नए रूल, काफी सारी अपडेट टाइम टू टाइम आती रहती है। तो आपको भी अगर अपना सेविंग का अकाउंट है तो उसको किस तरह से मेंटेन करें ताकि इन फ्यूचर के अंदर किसी भी तरह का नोटिस आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ना आए। आप अपने बैंक अकाउंट में कितना पैसा जमा करा सकते हैं, मैक्सिमम कितना बैलेंस रख सकते हैं, ऑनलाइन, UPI, कैश, नेफ्ट, इंटरनेट बैंकिंग, बहुत तरह के ऑप्शन दोस्तों आपके पास में होते हैं। तो अगर आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहते हैं तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आपको सेविंग अकाउंट को यूज करने के आज के बाद में किसी भी तरह का कोई नोटिस नहीं आने वाला है। तो देर ना करते हुए सेविंग बैंक अकाउंट को किस तरह से मेंटेन करना है ताकि इन फ्यूचर में आपको नोटिस ना आए, फाइनेंशियल ईयर 25-26, असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए जान लेते हैं। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं डिपॉजिट लिमिट। आपको पता होगा इंडिया के अंदर हर व्यक्ति का सेविंग बैंक अकाउंट है और आपको यह भी पता होगा 1 अप्रैल 2025 से नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो चुका है। चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे GST हो, किसी भी तरह का कोई नोटिस आता है, किसी भी तरह की कोई लिमिट देखनी होती है, ये आपको फाइनेंशियल ईयर वाइज देखनी होती है। तो हमारा 25-26 का नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो चुका है। आपको किन किन चीजों की सावधानी रखनी है ताकि इन फ्यूचर में आपको किसी भी तरह का इनकम टैक्स से, GST से या किसी भी डिपार्टमेंट से कोई नोटिस ना आए। तो क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे। एक व्यक्ति कितने बैंक अकाउंट ओपन करवा सकता है। आपको पता होगा पब्लिक बैंक है, प्राइवेट बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, पेमेंट बैंक है, पोस्ट ऑफिस बैंक है, बहुत तरह के ऑप्शन आज की तारीख में आपको मिल जाएंगे। कितना कैश जमा करा सकते हो या कितना कैश निकाल सकते हो। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करते हो, UPI, नेफ्ट, RTGS, इनकी लिमिट क्या अलग से आपको मिलती है। मैक्सिमम अपने बैंक अकाउंट में कितना पैसा रख सकते हो और अगर आपने ऐसा लेन देन किया जो नोटिस को अट्रैक्ट करता है तो ये नोटिस आपको कब तक आ सकता है। तो इन सभी चीजों से आप कैसे बचें, क्या सॉल्यूशंस हैं, क्या रेमेडी है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे साल की, जो कि ईयर होता है 1 अप्रैल 2025 से नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो चुका है। इस फाइनेंशियल ईयर को बोलते हैं 25-26 और जब आप इसकी रिटर्न भरेंगे अप्रैल 2026 के बाद तो इसको असेसमेंट ईयर 26-27 बोलेंगे। हालांकि अब फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर का खत्म होने के अलावा इस बजट में टैक्स ईयर कर दिया गया था। अगले साल से ये चेंज हो जाएगा। तो जो भी लिमिट आप चेक करेंगे दोस्तों, सारी की सारी आपको फाइनेंशियल ईयर वाइज चेक करनी है। वैसे तो आपका साल जनवरी से स्टार्ट होकर दिसंबर भी खत्म होता है, लेकिन ये कैलेंडर ईयर है, इसको नहीं देखना है। आपको सिर्फ फाइनेंशियल ईयर वाइज कोई भी नोटिस आएगा, कोई भी ITR भरनी है, कोई भी टैक्स भरनी है, आपको साल टू साल चलना होता है। कितने बैंक अकाउंट एक व्यक्ति ओपन करवा सकता है। मैंने आपको बताया दोस्तों 50 तरह के अगर इंडिया में बैंक है तो आप 50 के 50 बैंक में अपना एक एक अकाउंट ओपन करवाएं, कोई दिक्कत नहीं है। नो लिमिट डिफाइन। इनकम टैक्स वाले आपको कभी नहीं रोकेंगे, GST वाले आपको कभी नहीं रोकेंगे और RBI तो वैसे भी आपको पता है नहीं रोकता है। कितने भी बैंक अकाउंट आप ओपन करा सकते हो इन एवरी बैंक। हर बैंक के अंदर दोस्तों आपको पता होगा जो प्राइवेट बैंक है, अच्छे बैंक है, वो 10,000, 5,000 रुपए इस तरह से आपको बोलते हैं मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करोगे तो क्वार्टरली, मंथली आपके चार्जेस लग जाएंगे। इसके बाद में हर 3 महीने में आपको ये 17 रुपए, 25 रुपए इस तरह से SMS चार्ज भी लगाते हैं। फिर अगर आप ATM में 3 बार से ज्यादा या 5 बार से ज्यादा किसी और ATM से कैश निकालते हो तब आपको चार्ज लग जाएंगे। अगर आपने ज्यादा का कैश लेन देन किया तो कैश हैंडलिंग चार्जेस, लेजर फोलियो चार्जेस, मतलब बहुत तरह के चार्जेस, इनएक्टिव चार्जेस वो आपके बैंक, हर बैंक लगाता है। तो अगर आपको लगता है कि हर बैंक के चार्जेस आप बियर कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और कीप नंबर ऑफ बैंक अकाउंट इन योर कन्वेंस। आप अपनी सुविधा के हिसाब से, मैं आपको ये एडवाइस दूंगा, एक अच्छा सा प्राइवेट बैंक ले लो और एक अच्छा सा गवर्नमेंट बैंक ले लो। इन दोनों के अंदर आपको एक एक अकाउंट मैक्सिमम खुलवा लेना है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास दोस्तों आपका पैन कार्ड पहुंचा हुआ है। चाहे आप एक अकाउंट खुलवाएं, चाहे 50 खुलवाएं, इनकम टैक्स की नजर में वो सारे के सारे एक ही अकाउंट माने जाते हैं। तो ऐसा है, कोई इनकम टैक्स, GST में कोई लिमिट नहीं है। आप जितने मर्जी बैंक अकाउंट ओपन करवाएं, लेकिन उनको मेंटेन करें। उनका पूरे साल के अंदर क्रेडिट अमाउंट कितना आ रहा है, आपको और कोई लायबिलिटी ना आ रही हो, उन चीजों का आपको ध्यान देना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारी इस वीडियो का है कैश डिपॉजिट लिमिट। हालांकि नोटबंदी के बाद में जो UPI का जमाना चला था, डिजिटलाइजेशन हुआ है, बहुत कम हो गया है। एक सिंगल ट्रांजेक्शन को भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ट्रैक कर सकता है, क्योंकि आपको पता होगा जो भी लेन देन आप बैंक के माध्यम से करोगे वहां पे आपने क्या करवा रखी है, अपनी KYC करवा रखी है। आपने अपना पैन नंबर दे रखा है, आपने अपना आधार नंबर दे रखा है। अगर पैन नहीं दिया
है तो आधार से भी पकड़ सकते हैं। दोस्तों ऐसे ऐसे केस भी हमारे पास आए थे जहां एक व्यक्ति का ना तो पैन था ना आधार था, फिर भी उसको एड्रेस के आधार पर उसको एक नोटिस भेजा, फिर उसको बोला कि तू तेरा नया पैन कार्ड बना, फिर सारे के सारे उसको जो प्रोसीजर थे 148 के वो किए गए। इंडिया के अंदर 144 करोड़ लोग हैं दोस्तों। एक व्यक्ति का अगर मान लीजिए 3 अकाउंट में मानते हैं तो कितने अकाउंट हो गए? 5 करोड़ के लगभग, 500 करोड़ के लगभग आपके अकाउंट हो गए। और हर एक ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करना संभव नहीं होता है, पॉसिबल है, लेकिन आप मान लीजिए 1 लाख रुपए आपने अपने हाउसवाइफ हैं अपनी मैडम के खाते में जमा करवाया, आपने बच्चों के खाते में करवाया, तो ऐसे 50,000, 1 लाख, 2 लाख के ट्रांजैक्शंस बहुत हर एक व्यक्ति करता है। और दोस्तों क्या हर एक व्यक्ति को पकड़ना संभव है? संभव है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास इतना मैन पावर, रिसोर्स, टाइम नहीं होता है। तो उन्होंने हर एक पॉसिबल जो आंखों उसको जो हर एक अकाउंट की एक लिमिट डिफाइन कर दी है कि अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करेंगे, मैं आपको हर बार एक एग्जांपल देता हूं। आप मान लीजिए ट्रेन से यात्रा कर रहे थे और आपके पास टिकट नहीं थी। अब बढ़िया सफल आपकी यात्रा हो गई। अब जब आप प्लेटफॉर्म पे उतरे तो आपको यहाँ पे 2 रास्ते दिखाई दिए। एक रास्ते पे यहाँ पे जो बाहर निकलने के लिए टीटी खड़ा था जो सभी की टिकट चेक कर रहा था, और यहाँ पे कोई टीटी नहीं खड़ा था। तो आप कौन से रास्ते से जाएंगे? बट ऑब्वियस सी बात है, इस बिना टीटी वाले रास्ते से जाकर के आप चैन की नींद सो पाएंगे। इसीलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मान लो एक लिमिट रख दी है। आप अगर इस लिमिट से क्रॉस करेंगे तभी तो आपको ये नोटिस भेजेंगे या उनके पास सूचना जाएगी। इस लिमिट से कम ही ट्रांजैक्शंस रखेंगे तो आपको कोई भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। कैश डिपॉजिट की लिमिट मैं बता रहा था आपको दोस्तों, पर पर्सन की है। अगर घर में 4 व्यक्ति हैं तो इन चारों की अलग अलग लिमिट होगी। पर पैन कार्ड है, हर व्यक्ति का अलग अलग पैन कार्ड होता है। पर बैंक है, मान लीजिए 4 बैंकों में आपका खाता है, हालांकि पैन कार्ड तो चारों में एक ही है, लेकिन चारों बैंकों की जिम्मेदारी अलग अलग है। और पर फाइनेंशियल ईयर है, 1/4/2025 से लेकर के 31/3/2026 के अंदर जो भी लेन देन करेंगे, एक लिमिट से क्रॉस कर जाते हो तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है उस बैंक की कि वो ट्रांजैक्शंस को रिपोर्ट करे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। SFT यानी कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के माध्यम से। इसकी एक तारीख होती है दोस्तों, अभी जो पिछला साल आपका 24-25 खत्म हुआ है, इसमें अगर आपने ऐसा कुछ लेन देन किया है तो 31 मई 2025 तक आपका अपडेट होगा। इसीलिए हम आपको कहते हैं जून और जुलाई में एक बार आप अपना AIS, TIS और फॉर्म 26 जरूर चेक कर लें, ताकि वहां पे इस तरह का कोई टाटा तो ना बोल रहा हो। अगर बोल रहा है तो आपको उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करना है। अब दोस्तों कैश डिपॉजिट गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दी है लिमिट अकाउंट को ट्रैक करने के लिए। इन सेविंग बैंक अकाउंट अगर कैश डिपॉजिट होता है 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा, और सिंगल में हो चाहे एक बार में हो या अलग अलग टुकड़ों में हो, दोस्तों पूरे साल के अंदर आपने नगद, फिर मैं बता रहा हूं यहाँ पे कैश की बात की जा रही है, चाहे कोई भी खाता हो आपके सारे प्रोडक्ट में मिला करके, मान लीजिए आपका एक सेविंग अकाउंट है उसमें 6 लाख करवा दिए, लोन अकाउंट में 3 लाख करवा दिए, सैलरी अकाउंट में 2 लाख करवा दिए, तो ये टोटल 11 लाख रुपए हो गए। तो ये एक ही बैंक में है और एक ही कस्टमर ID है आपकी, तो ये ट्रांजेक्शन वहां पे रिपोर्ट हो जाएगी। और सिंगल ट्रांजेक्शन भी दोस्तों आपको 2 लाख रुपए से कम रखनी है। एक दिन के अंदर आप अगर 1,90,000, 1,99,000 रुपए भी जमा करवाते हैं तो कोई दिक्कत ना। अगर इसको क्रॉस कर जाते हैं तो ये रिपोर्टेबल ट्रांजेक्शन हो जाएगा। उस बैंक की जिम्मेदारी लगा दी है, बैंक वाला बेचारा सूचना ना दे तो इनकम टैक्स वाले उस बैंक वाले को पेनल्टी लगा देंगे। और कैश डिपॉजिट की दोस्तों इन्हें फाइनेंशियल ईयर 1/4/25 से मान लीजिए 31/3/26 के अंदर जो भी कैश डिपॉजिट है 10 लाख से ज्यादा है, एक बैंक के अंदर है, तो लिमिट क्रॉस होने से वो बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना दे देगा। और मान लीजिए दोस्तों आपके पास 3 बैंक अकाउंट है, इन तीनों के अंदर ही आप 9 लाख, 9 लाख और 9 लाख रुपए जमा कराते हो, तो ये बैंक भी, ये बैंक भी, ये बैंक भी सूचना तीनों बैंक नहीं देंगे। और इन्हें यह भी नहीं पता कि एक बैंक ने दूसरे बैंक को कितना ट्रांजैक्शंस किया है। तो कैश डिपॉजिट लिमिट है करंट अकाउंट के अंदर। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, अगर आपने GST ले रखा है तो दोस्तों आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी पड़ती है। अगर करंट अकाउंट में 50 लाख से ज्यादा का लेन देन कर दिया, एक ट्रांजैक्शन हो चाहे एंटायर ट्रांजैक्शन हो, ये भी रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शन होती है। इसकी सूचना भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आ जाने वाली है। अभी तक हमने नोटिस की बात नहीं की है कि नोटिस आएगा नहीं आएगा, क्यों आएगा, लेकिन आपको लिमिट बतानी बहुत जरूरी है। डिपॉजिट की तरह कैश विड्रॉल की लिमिट भी सेम है। सेविंग बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए और करंट बैंक अकाउंट में 50 लाख रुपए। अगर 20 लाख से ज्यादा का नगद निकालते हो तो सेक्शन 194N के अंदर आप ही का पैसा निकालने पर आपको TDS कटवाना पड़ेगा, जो कि 2% भी हो सकता है और 1 करोड़ से ऊपर 5% भी हो सकता है। डिपेंड करता है आपने पिछले 3 साल की ITR नहीं है या नहीं भरी है। इसके ऊपर भी हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है, उसको भी आप रेफर कर सकते हैं। अब दोस्तों जो कैश डिपॉजिट है या कैश विड्रॉल है, इसका नोटिस आएगा नहीं आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा? अगर आपने क्रॉस कर दी है ये लिमिट जो हमने अभी बताई कैश ट्रांजैक्शन की, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको नोटिस 100% आएगा ही आएगा। अब दोस्तों क्या बनता है, आपकी इनकम टैक्स रिटर्न जो है ITR का रोल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कोई भी नोटिस आपको आता है वो सबसे पहला नोटिस क्या आएगा, आपको नॉन फाइलिंग का आएगा कि भाई साहब आपने इतना लेन देन कर दिया, ITR क्यों नहीं भरी है। अगर आपने ITR भर रखी है और प्रॉपर अकॉर्डिंगली भर रखी है, मतलब जो भी थी आपकी सेल थी, सर्विस थी, उसको प्रॉपर जस्टिफाई कर दिया। मान लीजिए आपने 11 लाख रुपए जमा करवा रखे थे और 11 लाख से ज्यादा 15 लाख रुपए की आपने सेल दिखा रखी है और एक्चुअल में वो सेल आपकी थी भी, तो आपने नेट प्रॉफिट वगैरह दिखा दिया, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है दोस्तों, आपको डिपार्टमेंट कोई नोटिस नहीं भेजने वाला है। अब बात करते हैं, अगर ITR तो फाइल्ड है
है, और लेकिन नोट फाइल्ड अकॉर्डिंगली। मान लीजिए आपने 15 लाख रुपए जमा करवाए और आप आईटीआर में भर रहे हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 2 लाख रुपए, तो क्या ये जस्टिफाई हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। कोई बिजनेस की इनकम नहीं दिखाई एग्जांपल के तौर पर, तो डिपार्टमेंट आपको पूछ सकता है ये जो कैश जमा करवाया था और आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पाते हो, तो डिपार्टमेंट दोस्तों इंटरेस्ट टैक्स पेनल्टी लगा सकता है, जो कि बराबर कई बार तो ज्यादा भी हो जाती है। 15 लाख रुपए आपने जमा कराए तो अप्रोक्सीमेटली 20 लाख रुपए तक का आपका टोटल डिमांड बन सकती है। करेक्ट फॉर्म भरना है दोस्तों आपको आईटीआर का 1 2 3 4 5 6 7 होता है। कौन सी इनकम पर कौन सा आईटीआर का फॉर्म भरना है इस पे डिटेल में वीडियो बना रखी है, और आपको करेक्ट हेड में इनकम डालनी है। किसी भी टैक्स प्रोफेशनल की हेल्प ले लें अगर इस तरह का लेन देन करते हैं तो। अब दोस्तों अगर आपने आईटीआर ही नहीं भरी और नॉन फाइलिंग का नोटिस आपको 101% आने वाला है। मैं आपको डराने के लिए नहीं बोलता हूं, लेकिन प्रैक्टिकली हम हमारे लाइफ में देखते रहते हैं कि आपको डिपार्टमेंट बोलेगा कि आपने आईटीआर क्यों नहीं भरी, और आपसे पूछेगा ये जो आपने नगद जमा करवाया था इसका प्रूफ दीजिए। अगर आप फिर भी जस्टिफाई कर देते हैं ये तो मेरे मदर के थे, फादर के थे, मेरी सेल थी, तो आपको फिर से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप जस्टिफाई नहीं कर पाते हो तो अनडिस्क्लोज कैश क्रेडिट मान करके उसके ऊपर इंटरेस्ट टैक्स पेनल्टी लगाई जा सकती है। सेक्शन 148 के अंदर आपसे आईटीआर भी भरवाई जाएगी। उस टाइम भी आप उसको जस्टिफाई कर देते हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये देखिए दोस्तों, अगर आपने एक नोटिस ने भेजा यू हैव नॉट फाइल्ड योर रिटर्न असेसमेंट ईयर 2021, इस साल की आपने आईटीआर नहीं भरी है और हमारा जो आपका ये केस है फ्लैग हुआ है हमारे पोर्टल के ऊपर, कैश डिपॉजिट करवाया था इसने इन बैंक अकाउंट में, इसमें इंफॉर्मेशन की वैल्यू कितनी थी 22 लाख 11 लाख इतने रुपए आपने जमा कराए, इस बैंक के अंदर जमा कराए। तो इस तरह का एक नोटिस है जो कैश डिपॉजिट का काफी सारे लोगों को आता है। और बात करें दोस्तों सिंगल ट्रांजेक्शन की, मैंने आपको बात की थी, यहाँ थोड़ा सा कट रहा है, ये 2 लाख रुपए से ज्यादा अगर आप जमा करवा देते हो एक बार में, डिपॉजिट इन कैश एग्रीगेटिंग रुपीज 2 लाख रुपए या 10 लाख से ज्यादा पूरे साल का और 2 लाख से ज्यादा एक कोड में, देखिए AIR 001 और CIB 410 इस तरह के कोड अगर आपके पास हैं तो ये सूचना आपके ऑनलाइन बोल रही है। अब दोस्तों बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, ऑनलाइन जमाना है, यूपीआई का जमाना है। अगर आपने 10 रुपए की भी गोलगप्पे वाले को पेमेंट करनी होती है तो फोन निकाल के बारकोड आप स्कैन करते हो, नेफ्ट करते हो, आरटीजीएस करते हो, भीम करते हो, तो क्या ये ट्रांजैक्शंस इंक्लूडेड है? दोस्तों एज ऑफ नाउ ओनली कैश ट्रांजैक्शन इज रिपोर्टेबल। अब रिपोर्टेबल का क्या मतलब हुआ? वो जो बैंक वाले हैं ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना देंगे इस व्यक्ति ने इतना कैश का लेन देन किया है। यूपीआई, ऑनलाइन, नेफ्ट, आरटीजीएस, नेट बैंकिंग अमाउंट जो रिसीव होती है नॉट ए रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शंस टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। मतलब क्या हुआ इसका कि मान लीजिए आपने यूपीआई से 20 लाख रुपए अकाउंट में ले लिए, तो ना तो वो यूपीआई वाले ना वो बैंक वाले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना देंगे कि इस व्यक्ति ने इतने यूपीआई का लेन देन किया है। लेकिन अभी आपको रिसेंट में एक केस देखा होगा जहां पे 41 लाख रुपए एक पानीपुरी वाले ने यूपीआई से लिए थे और उसको जीएसटी डिपार्टमेंट ने नोटिस भेज दिया था, क्योंकि 40 लाख के बाद उस व्यक्ति को जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी था। तो ये सूचना उसके पास कैसे पहुंच गई? दोस्तों ये एक स्पेशल केस था जहां पे किसी ने उसकी शिकायत की या यूपीआई से उन्होंने डेटा मांगा और उन्होंने डेटा शेयर कर दिया। आज की तारीख में कोई भी यूपीआई, फोन पे, गूगल पे वगैरह इनकम टैक्स को सूचना नहीं जाती है। लेकिन आपका अगर केस सेलेक्ट हो जाता है नोटिस के लिए, मान लीजिए आपने 11 लाख रुपए कैश जमा करवा दिया और वहीं पर आपने 50 लाख रुपए की यूपीआई भी ले रखी है, तो टोटल जब आपका 11 लाख के कारण केस सेलेक्ट होगा तो आपसे टोटल 61 लाख रुपए का हिसाब पूछा जाएगा। अदरवाइज आप कैश में 9 लाख रुपए करते और यहां 50 करते तो आपसे कोई भी हिसाब नहीं पूछा जाएगा। तो ये क्रेडिट अमाउंट सोर्स है जो हर एक अमाउंट की पूछी जाएगी अगर आपको नोटिस आता है, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। आज की तारीख में कोई भी यूपीआई ट्रांजैक्शंस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास डायरेक्ट किसी भी रिपोर्टिंग एंटिटी के माध्यम से नहीं जाती है, लेकिन फिर भी इसकी सूचना अगर एक केस आपका खुलता है तो हर एक चीज को पूछा जा सकता है और हो सकता है पैन 2.0 आने वाला है। और इसके अलावा दोस्तों AIS TIS को भी अपडेट किया जा रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आपकी सारी की सारी यूपीआई ट्रांजैक्शंस भी किसी लिमिट के बाद में रिपोर्ट हो सकती है। मैंने आपको बताया जितना भी पैसा आप अकाउंट में लीजिए उसका अगर आपके पास सोर्स है, प्रूफ है, जस्टिफिकेशन है और एक साल के अंदर दोस्तों अगर आप बिक्री करते हैं माल की 40 लाख रुपए से ज्यादा, सर्विस करते हैं 20 लाख रुपए से ज्यादा, तो या सेल प्लस सर्विस मिलाकर के 20 लाख से ज्यादा करते हैं, तो दोस्तों जीएसटी नंबर लेना आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगा। क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो इनकम पर टैक्स मांगता है, लेकिन जीएसटी डिपार्टमेंट कहता है आपने 60 लाख रुपए की सेल कर दी, जीएसटी नंबर कौन लेगा, जीएसटी कौन भरेगा? तो इस लिमिट का भी आपको प्लीज मेक श्योर करना है। कैश ट्रांजैक्शंस जीएसटी में कितनी कर सकते हैं? अगर आपने अपना जीएसटी नंबर ले रखा है और आप माल बेच रहे हैं तो 2 लाख रुपए से ज्यादा एक बिल कैश में नहीं काट सकते हैं, नहीं तो लेने वाले व्यक्ति को उतनी ही अमाउंट की पेनल्टी देनी पड़ सकती है। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, कितना मैक्सिमम बैलेंस आप अपना फाइनेंशियल जो आपका 25-26 स्टार्ट हुआ है उसके अंदर रख सकते हैं? दोस्तों आपका बैंक अकाउंट है, कितने भी पैसे रखें, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट, आरबीआई एक्ट कोई भी आपको लिमिट नहीं बताता है कि आप अपने अकाउंट में 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए रख सकते हैं। लेकिन AIS TIS 26 में बैलेंस इन अकाउंट नाम से एक दोस्तों रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शंस है, और लेकिन ये आपका बैलेंस जस्टिफाई होना चाहिए पिछले इनकम पर, पिछले आईटीआर पर, पिछले जस्टिफिकेशन पर। मान लीजिए दोस्तों आप पिछले
5 साल से 5-5 लाख रुपए की इनकम टैक्स की रिटर्न भर रहे हो, अब आपने 25 लाख रुपए कमा दिए। अगर व्यक्ति कहता है कि 1 लाख रुपए हर साल वो खर्चा भी करता है तो भी 20 लाख रुपए तो उसके पास में होने चाहिए, और आपके पास जस्टिफिकेशन भी है कि ये देखिए पहले मैंने रिटर्न भरी हुई है और मेरी पूंजी बनी हुई है, तो 20 लाख रुपए जमा कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने सीधा ही 1 करोड़ रुपए जमा करा दिया, एक तो ये रिपोर्टेबल ट्रांजेक्शन हो गया, सेविंग बैंक अकाउंट में किया तो उसका आपको इंटरेस्ट भी काफी मिलेगा, तो ये इंटरेस्ट के हिसाब से भी वो अमाउंट पकड़ा जा सकता है। तो दोस्तों आप 50 लाख कराएं, 1 करोड़ कराएं, लेकिन आपका जो बैलेंस है वो रिपोर्टेबल भी हो सकता है और आपको ITR नहीं भरी है तो उसके ऊपर क्वेश्चनेबल भी हो सकता है। तो आज की तारीख में मान लीजिए आपके फादर ने, मान लीजिए आपने कोई माल बेचा, आपने कोई सर्विस करी, आपको कोई गिफ्ट मिला, आपको कोई लोन मिला, अगर आप उस अमाउंट को जस्टिफाई कर पाते हो, जी मैंने तो ये चीज की थी और मैंने टैक्स की चोरी नहीं करी है, तो कितना भी पैसा आप अपने बैंक अकाउंट में रखें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों एज ऑफ नाउ नो मैक्सिमम लिमिट डिफाइंड बाय एनी डिपार्टमेंट, रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शन सिर्फ कैश की होने वाली है, लेकिन बैलेंस इन अकाउंट की है, वो जेन्युइन सोर्स है, उसका ट्रैक है, सेल सर्विस गिफ्ट लोन है, तो आप कितना भी पैसा रखें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप ITR हर साल भर देते हो तो ये माना जाता है कि इतने रुपए की कैपिटल आपने 1 नंबर की बना रखी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, नोटिस, अगर आपने इस तरह का कोई लेन देन किया है तो नोटिस कब तक आ सकता है? जो SFT होती है, ये ट्रांजेक्शन नोटिस आया, ये 3 साल असेसमेंट ईयर खत्म होने के और फाइनेंशियल ईयर 4 साल खत्म होने तक आ सकता है, अगर आपकी ट्रांजेक्शन 50 लाख रुपए तक है। मान लीजिए आपने 49 लाख रुपए जमा कराए, या मान लीजिए आपने 11 लाख रुपए नगद में जमा कराए और आपने ये जमा करवाए थे 31/3/2025 वाले साल में, तो ये फाइनेंशियल ईयर तो 24-25 हो गया, इसका असेसमेंट ईयर हो गया 25-26, और 25-26 से 3 साल बाद 31/3/29 तक आपको ये नोटिस आ सकता है। लेकिन अगर आपने जो ट्रांजैक्शंस, दोस्तों ये देखिए करंटली क्या करते हैं, ASTS के अंदर सारी की सारी ट्रांजैक्शंस उसी साल ही आ जाती है और डिपार्टमेंट आपको रिमाइंडर भी भेजता रहता है ई-कैंपेन के थ्रू कि आप कितना लेन देन बोल रहा है, आप अपनी ITR 139(8)A में भर दो, जैसे भी भरो, लेकिन आपको रिमाइंडर देता रहता है। अगर दोस्तों आपका ट्रांजैक्शन जो है आप देख सकते हैं 50 लाख रुपए से ज्यादा चला गया है, मोर देन 50 लाख, तो जो आपको जो नोटिस आएगा ये 5 साल असेसमेंट ईयर खत्म होने तक आ सकता है, तो ये 31/3/2031 तक आपको नोटिस आ सकता है। तो आप जब भी 50 लाख से ज्यादा का ट्रांजैक्शन करें तो 6 साल तक आपको आंखें अपनी खुली रखनी है, और वहीं पर अगर आप दोस्तों 50 लाख से कम का ट्रांजैक्शन करते हैं तो असेसमेंट ईयर खत्म होने के 4 साल तक आपको इन चीजों का ध्यान देना है। तो मैंने बताया करंटली अभी 24-25 का नोटिस, 31/3/25 वाला जो साल है, अगर आपने ITR नहीं भरी है तो 31/3/29 तक आपको ये नोटिस आ सकता है, अगर आपकी ट्रांजैक्शन 50 लाख रुपए से कम है। अब दोस्तों ITR भरनी जरूरी हो जाएगी अगर आप ट्रांजैक्शंस करते हो बैंक के अंदर। ITR फाइलिंग मैंडेटरी अगर आपने एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर सेविंग बैंक अकाउंट में 50 लाख से ज्यादा का डिपॉजिट किया है। यहाँ पर आपको किसी भी तरह का कोई कैश की ऑनलाइन की डिफरेंशिएशन नहीं है, सिर्फ पैसा क्रेडिट साइड में आ रहा है आपके 50 लाख का सेविंग में या 1 करोड़ रुपए करंट अकाउंट में, तो कितनी भी चाहे आपकी इनकम हो आपको ITR भरनी मैंडेटरी हो जाएगी। ITR भरनी नॉर्मली किस व्यक्ति को मैंडेटरी है? हम तो दोस्तों ये आपको रेकमेंड करेंगे अगर इस तरह का लेन देन करते हैं तो सभी व्यक्ति अपनी ITR भरें, ताकि आप कल को जस्टिफाई तो कर पाए कि हमने टैक्स की चोरी नहीं करी है। अदरवाइज ITR फाइलिंग मैंडेटरी है अगर आपकी इनकम क्रॉस करती है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। 5 तरह की इनकम होती है, सैलरी की, रेंट की, कैपिटल गेन की, बिजनेस की और अदर सोर्स की। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाते हैं और आपकी एज 60 साल तक है तो 2.5 लाख रुपए, 60 से 80 वालों के लिए 3 लाख, 80 से ज्यादा वालों के लिए 5 लाख से ऊपर इनकम चली जाती है तो ITR फाइलिंग मैंडेटरी है। और आप न्यू टैक्स रिजीम में जाते हैं तो दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए तो ये 3 लाख रुपए है और फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए ये लिमिट आपकी 4 लाख हो जाएगी। सर हमने तो सुना था कि 12 लाख रुपए तक इनकम टैक्स फ्री है, तो आप ये लिमिट क्यों बता रहे हैं? 12 लाख रुपए जिस व्यक्ति की इनकम है उसका टैक्स फ्री है 25-26 के लिए, लेकिन 4 लाख से ऊपर इनकम होने के बाद उसको ITR भरनी मैंडेटरी हो जाने वाली है। टैक्स कैसे लगेगा? टैक्स दोस्तों आपको इनकम पर लगेगा। 1 करोड़ रुपए का लेन देन कर लिया, लेकिन आपने उसमें ट्रांजेक्शन तो 1%, मान लीजिए आपकी इनकम 1 लाख रुपए ही होती है और 12 लाख रुपए तक कोई भी इनकम नहीं है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। और वहीं पर 1 करोड़ का मान लीजिए आपने 50 लाख रुपए का इनकम कमाई है तो स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगेगा, जैसे कि ओल्ड टैक्स रिजीम, नो टैक्स रिजीम, और कोई स्पेशल इनकम आपकी है लॉटरी, क्रिप्टो वगैरह, तो उन पे 30%, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, इस तरह से अलग अलग रहेगा। तो ओल्ड टैक्स रिजीम में नॉर्मल इनकम 5 लाख तक है, सारी की सारी छूट लेने के बाद तो कोई टैक्स नहीं है, और न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख रुपए तक तो है दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 24-25 में, और वहीं पर 12 लाख रुपए तक की इनकम आपकी माफ हो जाएगी जो अभी आपका साल चालू है 25-26 वाला, जो अप्रैल 2026 में इसकी ITR भरेंगे। तो क्या सोल्यूशंस करना है आपको दोस्तों? कीप रिकॉर्ड ऑफ कैश डिपॉजिट, जितना भी कैश जमा कराएं, जितना भी कैश निकालें, उसका प्रूफ रखें कि ये पैसा कहां से आया था। सिर्फ कैश का ही नहीं, जो भी ऑनलाइन लेन देन करते हैं, मान लीजिए आपने किसी से 10,000 रुपए उधारे UPI से ले लिए, उसको वापस दे दिए, और आप ITR जरूर भरें ताकि आपकी जो ट्रांजेक्शंस हैं वो जस्टिफाई हो जाएं। सेक्शन 148 में आपका केस नॉन फाइलिंग का ना खुले, अननेसेसरी ट्रांजेक्शंस ना करें दोस्तों, चाहे कैश में हो चाहे ऑनलाइन हो। कोई व्यक्ति बोलता है कि भाई 10,000 रुपए दे, मैं 10,000 कल
दूंगा, इसको भेज दे, उसको भेज दे, इस तरह का ट्रांजेक्शन आपको नहीं करना है। अगर आपके बिजनेस के ट्रांजेक्शन हैं या ज्यादा लेन देन करते हो तो आप अपना करंट अकाउंट ओपन कराएं। आजकल तो बैंक वाले भी आपका अकाउंट होल्ड कर देते हैं, फ्रीज कर देते हैं, बाद में आपको चक्कर काटने पड़ते हैं। और आप कोई भी लाइसेंस सर्टिफिकेट जरूर रखें अगर इस तरह के बड़े बड़े लेन देन करते हैं, जैसे CSC हो गया, ई मित्रा बोलते हैं जो ऑनलाइन शॉप वाले हैं, बैंक BC बोल सकते हैं, इनको अपना सारा का सारा ट्रांजेक्शन है प्रॉपर जस्टिफिकेशन एक चैनल के माध्यम से ही करना है। AIS, TIS और 26S एक बार जरूर चेक करना है दोस्तों। 31 मई 2025 को ये अपडेट होता है, मतलब हर साल की मई तक। तो जून और जुलाई में एक बार आप अपना ASTS जरूर चेक करें, उसके हिसाब से ITR भरें। ज्यादा लेन देन है तो मैंने आपको बताया किसी टैक्स प्रोफेशनल की हेल्प ले लें। आपका एक पर्सनल CA जरूर होना चाहिए। अगर आपका कोई पर्सनल CA नहीं है तो मैं आपका छोटा भाई हमेशा अवेलेबल रहता हूं। 88,750,42,000 पर आप हमें कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप अपने पोर्टल को, ई प्रोसीडिंग को, आपकी पेंडिंग एक्शन को जरूर चेक करते रहें। कोई भी नोटिस आता है उसको इग्नोर मत करें, टाइमली उसका रिप्लाई करें। इसलिए दोस्तों आपकी कल को फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए इन फ्यूचर में भी आपको मिलती रहे। बड़ी ही मेहनत से वीडियो बनाते हैं तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दें। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जिसका बैंक अकाउंट है और आप चाहते हैं कि वो इनकम टैक्स के नोटिस के चक्करों में ना पड़े। दोस्तों हम डराने के लिए वीडियो नहीं बताते हैं, आपको रूल का पता होना बहुत जरूरी है। और दोस्तों कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।